दोस्तों मैं दिशा सिंह, आप सभी का क्लब आईएएस एस्पिरेंट चैनल पर स्वागत है। तो दोस्तों आज हम लोग संस्कृति आईएएस के टेस्ट नंबर 4 के पार्ट बी के क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। जैसे कि आप लोग को पता है कि हम लोग हर टेस्ट पेपर को 2 पार्ट में डिवाइड करके सॉल्व करते हैं और हर पार्ट में 50-50 क्वेश्चन होते हैं, ठीक है। तो हम लोगों ने पार्ट ए के क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया है, यानी कि स्टार्टिंग के 50 क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके हैं और बाकी बचे हुए क्वेश्चंस आज हम लोग इस सेशन में कंप्लीट करेंगे। जो लोग चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और लाइक करें, ठीक है। तो चलिए क्वेश्चंस को स्टार्ट करते हैं। और अगर किसी भी तरह का कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में अपने डाउट्स मेंशन कर दीजिएगा। हम लोग आपके हर डाउट को क्लियर करने की कोशिश करेंगे, ओके। चलिए पहला क्वेश्चन दिया हुआ है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है रचनात्मक प्लेट सीमाओं के सहारे मध्यम परिणाम वाले भूकंप आते हैं। दूसरा कथन है मध्य महासागरीय कटकों के सहारे प्लेटों की टूटने और संचलन की गति मंद होती है। तीसरा कथन है रचनात्मक प्लेट के साथ साथ आने वाले भूकंपों की गहराई 25 से 35 किलोमीटर होती है, ओके। स्टेटमेंट देखिए, एक बार इसका आंसर करने की कोशिश करें आप लोग। चलिए, जैसा कि दोस्तों पहला स्टेटमेंट दिया है कि रचनात्मक प्लेट सीमाओं के सहारे मध्यम परिणाम वाले भूकंप आते हैं। तो रचनात्मक प्लेट किसको कहते हैं? अब सारी प्लेट, जैसे कि आपको पता है कि 2 प्लेटें जब एक दूसरे की विपरीत दिशा में गति करते हैं, यानी कि ये वाली प्लेट हो इस दिशा में गति कर रहा है और ये वाली प्लेट इसकी विपरीत दिशा में गति कर रहा है, तो इसकी वजह से जो धरातल के नीचे यानी कि मेंटल में, जो स्थल मंडल में या फिर हम मेंटल कह सकते हैं, जो अर्ध तरल अवस्था में मैग्मा है ये ऊपर आने का प्रयास करता है, ठीक है। तो ये ऊपर आएगा, ऊपर आने की वजह से जो इसका मैग्मा है वो ऐसे पूरा फैल जाएगा और इसके फैलने की वजह से एक नए भू क्षेत्र का निर्माण होगा, ठीक है। तो अब देखिए स्टेटमेंट पर आइए। तो पहला जो स्टेटमेंट दिया है आपका सही है, किसकी वजह से? रचनात्मक प्लेट सीमाओं की वजह से जो है हल्के मतलब कि मध्यम परिणाम वाले भूकंप आते, बहुत ज़्यादा भयानक भूकंप नहीं आता इसकी वजह से, ठीक है। और दूसरा कथन दिया है कि मध्य महासागरीय कटकों के सहारे प्लेटों की टूटने और संचलन की गति मंद होती है, तो दूसरा कथन भी सही है आपका। तीसरा है रचनात्मक प्लेट के साथ आने वाले भूकंपों की जो गहराई होती है वो 25 से 35 किलोमीटर होती है। तो आपका तीनों ही स्टेटमेंट सही है। तो आपका आंसर क्या होगा? आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन है, यानी कथन 2, कथन 3 दोनों सही है और दोनों कथन जो है कथन एक की व्याख्या करते हैं, ओके। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित पर विचार कीजिए। विषम जलवायु दशाएं, स्थायी निवास का भाव, आदिम प्रकार का जीवन स्तर, मसाई, याकूत और चुक्सी प्रमुख निवासी। अब क्वेश्चन पूछ रहा है उपरोक्त विशेषताएं निम्नलिखित में से किस कृषि प्रदेश को संदर्भित करती हैं। तो बताएं कि ये जो चारों विशेषताएं दी गई हैं किस प्रकार के कृषि प्रदेशों के संदर्भ में है, ठीक है। स्थानीय कृषि है, स्थानांतरशील कृषि, प्रारंभिक स्थायी कृषि, व्यापारिक पशुपालन या चलवासी पशुचारण। बताएं। तो दोस्तों आपको ये जो इसका आंसर होगा ऑप्शन डी होगा, चलवासी पशुचारण में आप देखेंगे कि यहाँ पे विषम जलवायु दशाएं होती हैं और स्थायी निवास का अभाव होता है। ये जो चलवासी पशुचारण की बात करें तो इसमें जो आदिवासी होते हैं ये एक जगह पे नहीं टिकते हैं, एक जगह पे स्थायी निवास नहीं करते हैं, ये जगह जगह पे भटकते रहते हैं अपने पशुओं के साथ भोजन के तलाश में, ठीक है। तो आपका इसमें आ जाएगा स्थायी निवास का भाव, विषम जलवायु दशाएं, आदि प्रकार का इनका जीवन स्तर होता है और इसके अंतर्गत जो अगर प्रमुख निवासी की बात करें तो मसाई, याकूत और चुक्सी आते हैं, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, कोयले के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह अवसादी शैलों में पाया जाता है। दूसरा, पीट जो है कोयला निर्माण प्रक्रिया का प्रारंभिक रूप है। तीसरा, वैश्विक कोयले की मांग में बिजली क्षेत्र का 2/3 योगदान है। चौथा, भारत में पिछले कुछ वर्षों में कोयला उत्पादन में कमी देखी गई है। तो उपरोक्त कथनों में से कौन सा कथन सही है, ओके। कोयले के संदर्भ में दोस्तों जो पहला स्टेटमेंट दिया है कि ये अवसादी शैलों में पाया जाता है, तो आपका पहला स्टेटमेंट सही है। जैसा कि आप लोग को पता है कि कोयला जो है अवसादी शैलों में पाया जाता है, जैसे कि गोंडवाना लैंड में, ठीक है। दूसरा दिया है कि कोयला जो पीट होता है ये कोयला निर्माण की प्रक्रिया का प्रारंभिक रूप होता है पीट, तो दूसरा स्टेटमेंट भी सही है। लेकिन तीसरा जो है वैश्विक कोयले की मांग में बिजली क्षेत्र का 2/3 योगदान जो है
2/3 योगदान है, मतलब बिजली के उत्पादन में कोयले का योगदान जो है 2/3 है। तो आपका तीसरा स्टेटमेंट भी सही है। लेकिन चौथा जो दिया है इसमें कि भारत में पिछले कुछ वर्षों में कोयला उत्पादन में कमी देखी गई, नहीं, कोयला उत्पादन में वृद्धि देखी गई है पिछले कुछ वर्षों से। तो आपका चौथा सही नहीं है। तो आंसर क्या हो जाएगा? 1, 2 और 3। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों। ये जो बाकी बचे हुए क्वेश्चंस हैं बहुत बेसिक सा है और तो थोड़ा सा मतलब है कि आपका रटने वाला थोड़ा ज़्यादा है। ठीक है, थोड़ा फैक्चुअल्स हैं। इसके पहले वाले जितने क्वेश्चंस थे आपके सभी कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन थे। हमने हर क्वेश्चन पे बहुत डिटेल में एक्सप्लेन किया है। तो उससे रिलेटेड अगर इस सेशन में यानी कि पार्ट बी में क्वेश्चंस आएंगे, हम उसको लाइटली क्वेश्चन सॉल्व करते हुए चले जाएंगे, क्योंकि एक ही क्वेश्चन को बार बार एक्सप्लेन करना बहुत टाइम ले लेता है। ठीक है, अगर आपको डिटेल में मतलब इसके एक्सप्लेनेशन देखना है तो इसके पहले वाला पार्ट ये देख लीजिए। ठीक है, सभी क्वेश्चंस लगभग एक जैसे ही हैं। चलिए अगला देखिए। खनिज संसाधन दिया है, अयस्क दिया है, उत्पादन क्षेत्र दिया है। तो 3 लौह अयस्क और मैग्नीज, इन सभी के अयस्कों का नाम दिया है। तो बताना है कि कौन सा सही सुमेलित है, कितने सही सुमेलित हैं। तो दोस्तों 3 का जो अयस्क है वो कैसीटेराइट है और इसके उत्पादन क्षेत्र की बात करें तो सैन एंटोनियो दी पालो, स्मिथ क्रीक और बस्तर, ये सभी प्रमुख उत्पादन क्षेत्र हैं। तो आपका पहला सही है। दूसरा है लौह अयस्क, ये जो है इसका अयस्क है सीडेराइट है, सीडेराइट, और इसके उत्पादन क्षेत्र की बात करें तो माउंट इताबिरा, हैनान और गुआ है। तो दूसरा भी सही है। तीसरा मैग्नीज, मैग्नीज का अयस्क पायरोलुसाइट है और इसका उत्पादन क्षेत्र निकोपोल, अमापा और बालाघाट है। तो तीसरा भी सही है। तो टोटल आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि तीनों कथन सही है, सभी 3। ठीक है, चलिए अगला देखिए। अलगर मंदिर, अलगर मंदिर के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसका उल्लेख संगमकालीन महाकाव्य शिल्पाधिकारम में किया गया है। दूसरा, पहाड़ियों की तलहटी में स्थित यह मंदिर भगवान विष्णु को समर्पित है। तीसरा, मंदिर का कल्याण मंडप नायक कला को प्रदर्शित करता है। तो बताना है कि कितने कथन सही हैं अलगर मंदिर के संदर्भ में। तो अलगर मंदिर कहाँ है? अलगर मंदिर जो है तमिलनाडु में स्थित है। ठीक है, और इस अलगर मंदिर का उल्लेख आपको शिल्पाधिकारम में देखने को मिलेगा। तो पहला स्टेटमेंट सही है। ठीक है, और ये किस भगवान को समर्पित है? तो विष्णु जी को समर्पित है। दूसरा भी सही है। और इसका जो कल्याण मंडप है, कल्याण मंडप जो है नायक कला को प्रदर्शित करता है। तो तीसरा स्टेटमेंट भी सही है। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। ओके, ठीक है, चलिए अगला देखिए। प्लेटों की सीमाएं दी हैं, उदाहरण। ठीक है, अपसारी प्लेट, अभिसरण प्लेट, रूपांतर प्लेट। ठीक है, तो अपसारी प्लेट का उदाहरण है मध्य अटलांटिक कटक। तो आपका पहला सही है। दूसरा अभिसरण दिया है, तो अभिसरण का, अभिसरण प्लेट की सीमाओं का उदाहरण है पेरू की खाड़ी। ठीक है, तो दूसरा गलत है। रूपांतर प्लेट की सीमाओं के बारे में बात करें तो इसके उदाहरण में आपका सैन एंड्रियास भ्रंश आएगा। तो तीसरा भी गलत है। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा? केवल एक। दोस्तों बहुत बेसिक सा चीज़ है। अपसारी प्लेट क्या होती है, अभिसरण प्लेट क्या होती है, रूपांतर क्या होती है, आपको इतना हम उम्मीद करते हैं कि आपको थोड़ा बहुत इतना पता होगा। ठीक है, अपसारी प्लेटें एक दूसरे की विपरीत दिशा में जाती हैं। अभिसरण में जब प्लेटें एक दूसरे के करीब आती हैं तो इसमें क्या होता है कि एक हल्की प्लेट जो होती है ऊपर की तरफ चली जाती है और जो अधिक घनत्व वाली प्लेट होती है नीचे की तरफ धंस जाती हैं। और रूपांतर में क्या होता है, एक जो प्लेटें होती हैं इस तरह से एक दूसरे के समानांतर होती हैं और एक दूसरे की विपरीत दिशा में जाने का प्रयास करती हैं। ठीक है, ये रूपांतर प्लेट हुए। चलिए अब देखिए अगला क्वेश्चन। इस टेस्ट पेपर में ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा कि सभी बहुत ही बेसिक सा क्वेश्चन है। ठीक है, और ज़्यादा टाइम लेने का कोई मतलब नहीं है। आप ज़्यादा से ज़्यादा हम ये कोशिश करेंगे कि आप अपने टाइम को, अपने वक्त को बचाने की कोशिश करें। ठीक है, और फालतू में यहाँ पे हम बहुत लंबी वीडियो नहीं ले जाएंगे। जहाँ पे हमें ज़रूरत होता है वहाँ पे आपको डिटेल में एक्सप्लेन करते हैं, जहाँ पे नहीं होता है वहाँ पे सीधी सी बातें आंसर लेकर के आगे बढ़ जाओ। ठीक है, चलिए निम्नलिखित में से कौन सा कारक उष्णकटिबंधीय गर्म रेगिस्तानी क्षेत्र की सतत शुष्कता के लिए उत्तरदायी है? ओके, तो यहाँ पे है पहला स्टेटमेंट कि शीतोष्ण चक्रवातों की अनुपस्थिति होती है। प्रतिचक्रवाती दशाओं के कारण हवाओं का अवतलन होता है। तीसरा है धरातली सतह का तापमान अधिक होता है। ठीक है, अब बताना है कि कौन सा कथन सही है। ओके, चलिए ऑप्शन देख लिया आप लोगों ने। अब स्टेटमेंट पे आते हैं। तो दोस्तों उष्णकटिबंधीय गर्म रेगिस्तानी क्षेत्र में आपको पता होगा कि यहाँ पे तापमान क्या होगा, ज़्यादा होगा। ओके,
और यहाँ पे क्या शीतोष्ण चक्रवातों की अनुपस्थिति भी होगी। बिल्कुल पहला स्टेटमेंट, अगर शीतोष्ण चक्रवात होगा तो फिर यहाँ पे तापमान कम होगा, लेकिन यहाँ पे तापमान क्या है, अधिक है। तो यहाँ पे पहला स्टेटमेंट सही है कि अगर दिया होता है शीतोष्ण चक्रवातों की उपस्थिति तो स्टेटमेंट गलत हो जाता है, लेकिन यहाँ पे पहले ही बोल दिया कि यहाँ पे शीतोष्ण चक्रवात जो है अनुपस्थित होता है, तो बिल्कुल यहाँ पे शीतोष्ण चक्रवात अनुपस्थित होता है। ठीक है। दूसरा दिया कि प्रति चक्रवातीय दशाओं के कारण हवाओं का अवतलन होता है। तो दोस्तों आपको पता होगा कि चक्रवात कहाँ पे आते हैं, जहाँ पर जिस जलीय सतह का तापमान कम होता है या फिर वहाँ पे लो प्रेशर होता है। और प्रति चक्रवात कहाँ पे आएगा, जहाँ पे हाई प्रेशर होगा। ठीक है। और यहाँ पे उष्णकटिबंधीय गर्म रेगिस्तानी क्षेत्रों में यहाँ पे वायुदाब क्या होगा, कम होगा या ज़्यादा। यहाँ पे वायुदाब कम होगा, यानी यहाँ पर लो प्रेशर होगा। और प्रति चक्रवात उत्पन्न कहाँ होते हैं, जहाँ पे हाई प्रेशर होता है। ठीक है। तो आपका पहला स्टेटमेंट सही था, दूसरा गलत है। ठीक है। प्रति चक्रवातीय दशाओं के कारण यहाँ हवाओं का अवतलन नहीं होता है, यहाँ पे प्रति चक्रवातीय दशाएं नहीं उत्पन्न होती हैं। तीसरा है धरातलीय सतह का अधिक तापमान। तो बिल्कुल उष्णकटिबंधीय गर्म रेगिस्तानी क्षेत्रों में धरातलीय सतह का तापमान अधिक होता है। तो पहला और तीसरा आपका नहीं, पहला और तीसरा आपका सही है। ठीक है। मैं यहाँ पे थोड़ा सा प्रति चक्रवाती दशाओं के कारण हवाओं का अवतलन होता है। ओके दोस्तों, मैं इस क्वेश्चन का आंसर आपको नेक्स्ट सेशन में क्लियर करके बताऊंगी कि ये प्रति चक्रवाती दशाओं के कारण हवाओं का अवतलन जो है ये उष्णकटिबंधीय गर्म रेगिस्तानी क्षेत्रों के शुष्कता के लिए उत्तरदायी है या नहीं, इसको मैं नेक्स्ट सेशन में आपको क्लियर कर दूंगी। अभी मुझे थोड़ा सा डाउट है। ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन देखिए आप लोग। निम्नलिखित पर विचार कीजिए। ऊपरी संस्तर में ह्यूमस की प्रधानता, पंपास क्षेत्र में बहुतायत, खाद्यान्न फसलों का उत्पादन कितने चरनोजम मृदा के संदर्भ में सही है। ओके ठीक है। तो बताना है कि चरनोजम मृदा के संदर्भ में कौन सा कथन, कितने कथन सही है। तो दोस्तों चरनोजम मृदा पाया कहाँ जाएगा, जहाँ ये जो मृदा है आपको देखने को मिलेगा शीतोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र में, यानी कि जहाँ पर तापमान टेम्परेचर कम होगा, वर्षा मध्यम होगी, मतलब वर्षा भी ज़्यादा नहीं होगी। ठीक है। और यहाँ पर जो है छोटे घास के मैदान पाए जाते हैं, तो इसी छोटे घास के मैदानों में आपको चरनोजम मृदा देखने को मिलेगा। ठीक है। शीतोष्ण कटिबंधीय मेनली या शीतोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र में ये मृदा पाई जाती है, खास करके वहाँ जहाँ छोटे घास के मैदान होते हैं। ठीक है। और इस मृदा की खासियत की बात करें तो इस मृदा के ऊपरी संस्तर में ह्यूमस की प्रधानता थी, यानी इस मृदा के ऊपरी संस्तर में ह्यूमस ज़्यादा पाया जाता है। और इस मृदा की निचली संस्तर में चूना की प्रधानता थी। मृदा के आप जब पढ़ेंगे मृदा के टाइप, तो इसके कई सारे संस्तर होते हैं, 4-5। ठीक है। तो इसी के ऊपरी सबसे ऊपरी वाले संस्तर में ह्यूमस की प्रधानता होगी और निचले वाले संस्तर में चूना यानी कैल्शियम ज़्यादा पाया जाता है। दूसरा स्टेटमेंट देखिए, पंपास क्षेत्र में बहुतायत होता है। बिल्कुल पंपास जो है घास का मैदान होता है, तो यहाँ पे जो है इस प्रकार की मृदा यानी कि चरनोजम मृदा ज़्यादा देखने को मिलेगा। और इस प्रकार की मृदा में क्योंकि ह्यूमस ज़्यादा है तो खाद्यान्न फसलों का उत्पादन भी अच्छा खासा होगा। तो ये तीनों स्टेटमेंट सही है, तो आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है विश्व का सर्वाधिक लौह अयस्क हेमेटाइट श्रेणी का है। दूसरा, भारत में एल्यूमिनियम की प्रति व्यक्ति खपत विश्व में सर्वाधिक है। तीसरा, ऑस्ट्रेलिया में दुनिया का 1/3 से अधिक सीसा भंडार है। ठीक है। ऑस्ट्रेलिया में दुनिया का 1/3 से अधिक सीसा भंडार है। अब बताना है कितने कथन सही हैं। तो दोस्तों पहला जो दिया है कि विश्व का सर्वाधिक लौह अयस्क हेमेटाइट श्रेणी का है, क्योंकि हेमेटाइट में 60 से 70% लोहांश पाया जाता है और सर्वाधिक लौह अयस्क जो है हेमेटाइट श्रेणी का ही है पूरे विश्व में। तो पहला स्टेटमेंट सही है। दूसरा दिया कि भारत में एल्यूमिनियम की प्रति व्यक्ति खपत विश्व में सर्वाधिक है, तो दूसरा स्टेटमेंट गलत है। ठीक है। सबसे कम है भारत में एल्यूमिनियम की प्रति व्यक्ति खपत। ठीक है। तीसरा जो है दोस्तों सही है कि ऑस्ट्रेलिया में दुनिया का 1/3 से अधिक सीसा भंडार है। ठीक है। तो कितने कथन सही में 2, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला देखिए, हाल ही में समाचारों में रहा प्रोजेक्ट GROOT किससे संबंधित है। ये प्रोजेक्ट GROOT ये ह्यूमैनॉइड रोबोट से संबंधित है, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला देखिए, निम्नलिखित पर विचार कीजिए। सेनेगल, बर्किना फासो, कांगो, सोमालिया। पूछा है कि साहेल क्षेत्र का कौन कौन सा हिस्सा है इन चारों में, यानी कि साहेल क्षेत्र के अंतर्गत कौन कौन से देश आएंगे।
इन चारों में से। तो साहेल क्षेत्र क्या है, ये अफ्रीका का एक अर्ध शुष्क क्षेत्र है साहेल क्षेत्र। इसमें लगभग 10 देश आते हैं। नोट कर लीजिएगा, बर्किना फासो, कैमरून, गाम्बिया, गिनी, माली, मॉरिटानिया, नाइजर, नाइजीरिया, सेनेगल, चाड। एक बार मैं फिर से रिपीट कर देती हूँ, बर्किना फासो, कैमरून, गाम्बिया, गिनी, माली, मॉरिटानिया, नाइजर, नाइजीरिया, सेनेगल और चाड। ओके, और इनमें से अगर बात करें तो इनमें से सेनेगल और बर्किना फासो है। तो आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। निम्नलिखित पर विचार कीजिए। स्वतंत्र नगरीय इकाई आर्थिक क्रिया मुख्य नगर से संबद्ध ग्राम नगर उपांत क्षेत्र में उपस्थिति भारत में आवासीय नगर के रूप में विकसित अनुषंगी नगर के संदर्भ में कौन सा कथन सही है। इन चारों में से कितने सही हैं, तो इसका आंसर आपको बताना है, क्योंकि इससे रिलेटेड मैंने लास्ट सेशन में बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व कराए हैं। ठीक है, चलिए अगला देखिए। निम्नलिखित में से कौन सा ग्रह समूह जोवियन ग्रहों के अंतर्गत आते हैं। जोवियन ग्रहों के अंतर्गत इन चारों में से कौन सा कथन सही है, बताइए। जोवियन ग्रह के अंतर्गत कौन कौन से ग्रह आएंगे। ठीक है, तो सौर मंडल के बाहरी ग्रह को जो है जोवियन ग्रह कहते हैं। बृहस्पति, अरुण और वरुण, आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। चलिए अगला देखिए। संवहनी वर्षा के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला दिया है संवहनी वर्षा के संदर्भ में कि यह वर्षा भूमध्य रेखीय क्षेत्रों में प्रतिदिन दोपहर के बाद होती है। दूसरा, भूमध्य रेखीय क्षेत्रों में कृषि के लिए यह अत्यंत महत्वपूर्ण है। तीसरा, यह वर्षा भूरे काले रंग वाले कपासी वर्षा मेघों द्वारा होती है। तो बताना है कि कौन सा कथन सही है। ओके, संवहनी वर्षा ये आपको भूमध्य रेखीय क्षेत्रों में देखने को मिलेगा, जहाँ पे सूर्य की किरणें सीधी पड़ती हैं, और सूर्य की किरणें सीधी पड़ने की वजह से यहाँ के जो तापमान होती है वो ज़्यादा होती है। तापमान ज़्यादा होने की वजह से सूर्य की गर्मी की वजह से धरातली सतह का तापमान बढ़ता है। तो धरातल की जल का सतह भी धराती जल का तापमान भी बढ़ेगा। तो ज़्यादा से ज़्यादा जो जल रहेंगे वो वाष्पीकृत होकर के ऊपर उठेंगे। तो वाष्पीकृत होकर के ऊपर उठेंगे, जैसे जैसे ऊपर जाएंगे फैलेंगे। ठीक है, उसके बाद फिर ये संघनित होकर के वर्षा होगी। तो यही जो है आपका संवहनीय वर्षा है। ठीक है, तो ये आपका संवहनीय वर्षा होगी। तो ये कहाँ पे होगी, भूमध्य रेखीय क्षेत्रों में होगी, और प्रतिदिन जो है दोपहर के बाद होती है। ध्यान रखिएगा, इस तरह की वर्षा दिन में ही होती है संवहनीय वर्षा, और भूमध्य रेखीय क्षेत्रों में ही होगी। ठीक है, तो पहला स्टेटमेंट आपका सही है। दूसरा दिया कि भूमध्य रेखीय क्षेत्रों में कृषि के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है, तो नहीं, क्योंकि यहाँ पे हर दिन वर्षा होती है और बहुत ज़्यादा होती है, तो ये कृषि के लिए अनुकूल नहीं है। ठीक है, डेली वर्षा होगी तो क्या कृषि के लिए अच्छा होगा, क्या नहीं ना, फसल खराब हो जाएंगी। तो आपका दूसरा गलत हो जाएगा। और यह वर्षा जो है भूरे काले रंग के कपासी वर्षा मेघों द्वारा होती है। तो तीसरा स्टेटमेंट सही है। जो संवहनी वर्षा है ऊपर जाकर के ये कपासी वर्षा मेघों का निर्माण करते हैं, और इसी मेघों से ही जो है ये संवहनी वर्षा होती है। तो आपका पहला और तीसरा सही, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। ओके, चलिए अगला देखिए। चांगपा आदिवासी समुदाय के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन, यह सिक्किम के चांगथांग पठार में निवास करने वाला खानाबदोश समुदाय है। यह समुदाय विशेष प्रकार के चमड़े से निर्मित तंबुओं में निवास करता है। तीसरा, पश्मीना फाइबर के लिए चांगरा भेड़ों का पालन इनकी प्रमुख विशेषता है। तो बताएं कि कौन सा कथन, कितने कथन सही हैं। ठीक है, चांगपा आदिवासी समुदाय के संदर्भ में। तो दोस्तों चांगपा आदिवासी समुदाय जो है ये सिक्किम के नहीं, बल्कि ये लद्दाख के लद्दाख के दक्षिण पूर्वी क्षेत्र यानी कि लद्दाख के चांगथांग पठार में निवास करने वाला खानाबदोश समुदाय है। तो आपका पहला स्टेटमेंट गलत हो जाता है, क्योंकि इसने सिक्किम दिया है। ये लद्दाख में पाए जाते हैं चांगपा आदिवासी समुदाय। ओके, और ये समुदाय विशेष प्रकार की चमड़े से निर्मित तंबुओं में निवास करते हैं। तो दूसरा स्टेटमेंट आपका सही है। ठीक है, इनके तंबुओं को जो है रिब कहते हैं, रिब। ठीक है, ये चमड़े से निर्मित तंबुओं में रहते हैं, और इनका तंबू कुछ कोन के आकार का रहता है। ठीक है, तीसरा स्टेटमेंट दिया कि पश्मीना फाइबर के लिए चांगरा चांगरा भेड़ नहीं, चांगरा बकरी होता है। ठीक है, चांगरा जो प्रजाति है बकरी की प्रजाति है, भेड़ की नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे ये गलत हो गया। पश्मीना फाइबर के लिए जो है चांगरा बकरी का इस्तेमाल किया जाता है, मतलब कि पश्मीना फाइबर का उत्पादन जो है चांगरा बकरी के वो जो बाल होते हैं उनके, इससे बनता है पश्मीना फाइबर। ठीक है, तो तीसरा गलत हो गया। तो आपका केवल एक कथन सही है, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। पृथ्वी के आंतरिक भाग में असंबद्धताएं और अवस्थिति।
तो दोस्तों आपको पता होगा कि मैं कहाँ पे नोट करूँ, यहाँ पे पृथ्वी। देखिए पृथ्वी के अंदर की अगर आंतरिक संरचना की बात करें तो एक तरबूज लीजिए, ठीक है, पृथ्वी को तरबूज समझिए, और तरबूज का एक हिस्सा, जैसे आप मार्केट में तरबूज खरीदने जाते हैं तो चखते हैं ना कि वो मीठा है कि नहीं है तरबूज, लेने से पहले बहुत सोचते हैं आप लोग कि लें कि ना लें, है ना। वैसे इतना हम लोग मॉल में जाते हैं कपड़े लेते समय नहीं सोचते हैं, लेकिन किसान से जब हम सब्जी खरीदते हैं, तरबूज खरीदते हैं, कुछ भी खरीदते हैं तो हम लोग बड़ा मोल भाव करते हैं, बहुत देख ताक के लेते हैं, जैसे लगता है कि वही हमारी संपत्ति है, हमारे सब कुछ धन उससे लूट जा रहा है, ये हम लोगों की आदत है, लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए, ठीक है। चलिए, तो पृथ्वी को तरबूज समझिए और तरबूज का एक हिस्सा निकाल लीजिए इस तरह से, ठीक है। तो आपको पता होगा कि पृथ्वी के आंतरिक भाग में 3 परतें, मेनली 3 परत, कौन कौन से, 1 मिनट में कोड इसको ज़्यादा ही बड़ा बना दी इस तरह से, ठीक है, ओके। तो ये आपका जो है क्रस्ट हो गया, ये आपका मेंटल हो गया, और ये आपका कोर हो गया, ठीक है। और इसमें भी ओहो, ठीक है, चलिए कोई बात नहीं। अब इसमें देखिए ये ऊपरी क्रस्ट हो गया और ये निचली क्रस्ट हो गई। अब इसमें भी ये ऊपरी मेंटल और ये निचली मेंटल, इसी में ये ऊपरी कोर और निचली कोर, ठीक है। अब देखिए इसमें भी बहुत सारी असंबद्धताएं पाई जाती हैं, ठीक है। जैसे कोनाड असंबद्धता की बात करें तो कोनाड असंबद्धता आपकी ऊपरी क्रस्ट, यानी कि ये वाला जो पोर्शन है आपका, ये कोनाड कहलाएगा, ऊपरी क्रस्ट और निचली क्रस्ट के बीच, ठीक है। इसके बाद मोहरिविक असंबद्धता की बात करें तो आपका निचली क्रस्ट और ऊपरी मेंटल, निचली क्रस्ट कौन सी, ये वाली क्रस्ट, ये वाली पोर्शन है, ये निचली क्रस्ट हो गई और ये ऊपरी मेंटल हो गई। अब इन दोनों के बीच जो ये असंबद्धता पाई जाएगी आपको मोहरोविक असंबद्धता कहलाएगी। तो पहला और दूसरा सही है। तीसरा दिया है कि ऊपरी मेंटल एवं निचली मेंटल के मध्य जो असंबद्धता पाई जाएगी उसको क्या कहेंगे, गुटेनबर्ग नहीं कहेंगे। ऊपरी मेंटल और निचली मेंटल के बीच जो असंबद्धता, यानी कि ये जो है ऊपरी मेंटल और ये जो निचली मेंटल, इसके बीच ये जो असंबद्धता पाई जाएगी इसको क्या कहेंगे, इसको कहते हैं दोस्तों रेप्टी असंबद्धता, ठीक है, रेप्टी असंबद्धता, गुटेनबर्ग असंबद्धता नहीं कहेंगे। तो आपका तीसरा, अब मैं इरेज कर देती हूँ, इतना तो आप लोग समझ गए होंगे। तो पहला दूसरा सही था। तो निचली मेंटल और ऊपरी मेंटल और निचली मेंटल के बीच जो असंबद्धता पाई जाएगी उसको रेप्टी असंबद्धता कहेंगे। तो आपका तीसरा गलत हो गया। निचली मेंटल और बाह्य कोर के मध्य जो असंबद्धता पाई जाएगी उसको गुटेनबर्ग असंबद्धता कहेंगे, लेहमैन नहीं कहेंगे। निचली मेंटल और बाह्य कोर, ठीक है, ये आपका ये कोर हो गया, ये मेंटल हो गया। तो ये जो असंबद्धता है, ठीक है, निचली मेंटल और बाह्य कोर के बीच का असंबद्धता, तो इसको जो है आपको गुटेनबर्ग असंबद्धता कहा जाएगा। लेहमैन असंबद्धता, ये दोनों कोर के बीच, ठीक है, ये जो कोर है ये दोनों कोर के बीच जो असंबद्धता पाई जाएगी, यानी कि ऊपरी कोर और निचली कोर के बीच, इसको जो है लेहमैन असंबद्धता कहेंगे, ठीक है। चलिए, तो आपका 2 सुमेलित था, 2 सुमेलित नहीं था, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। रेडियम हिल, मैरी कैथलीन और रम फॉरेस्ट नामक यूरेनियम की खदानें किस देश में अवस्थित है, ठीक है दोस्तों। तो यूरेनियम की कुछ खदानें दी गई हैं, रेडियम हिल, मैरी कैथलीन और रम फॉरेस्ट, ये सभी खदानें किस देश में अवस्थित है, तो ऑस्ट्रेलिया में अवस्थित है, ओके। अगला देखिए, निम्नलिखित पर विचार कीजिए। मकाओ, मोनाको, बहरीन, मालदीव उपरोक्त में से कितने विश्व के शीर्ष 5 जनसंख्या घनत्व वाले देशों में शामिल है। शीर्ष 5 जनसंख्या घनत्व वाले देशों में कौन कौन से ऊपर में शामिल हैं, तो चलिए एक बार हम लोग इसको देख लेते हैं। तो शीर्ष 5 जनसंख्या घनत्व वाले देश में आपका पहले नंबर पे मकाऊ आएगा, दूसरे नंबर पे आपका मोनाको आएगा, तीसरे नंबर पे आपका सिंगापुर आएगा, चौथे नंबर पे आपका हांगकांग आएगा, और 5वें नंबर पे आपका जिब्राल्टर आएगा, ठीक है, जिब्राल्टर, ओके, ठीक है। तो इसको ध्यान रखिएगा, मकाऊ, मोनाको, सिंगापुर, हांगकांग, जिब्राल्टर। काऊ ने मोनाको बिस्किट खाया, काऊ ने मोनाको बिस्किट खाया सिंगापुर में, फिर हांगकांग और जिब्राल्टर, ऐसे याद कर लीजिएगा, ठीक है। मकाऊ, ठीक है, मकाऊ, काऊ आ रहा है ना, काऊ ने मोनाको बिस्किट खाया सिंगापुर में, हांगकांग और जिब्राल्टर, ऐसे याद कर लीजिए। तो 5 जनसंख्या घनत्व वाले देशों में कौन कौन से हैं, आपका मकाऊ है, मोनाको है, तो आंसर क्या हो जाएगा,
केवल 2, ठीक है, बहरीन और मालदीव नहीं है। चलिए अगला देखिए, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है भूमध्य रेखीय क्षेत्रों में उष्णकटिबंधीय चक्रवातों का अभाव पाया जाता है। दूसरा कथन है भूमध्य रेखीय क्षेत्र में कोरियालिस बल का प्रभाव न्यूनतम होता है। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर करने की कोशिश करें, बहुत इजी क्वेश्चन है। तो दोस्तों आप लोग को पता होगा कि यहाँ पे जो है चक्रवात नहीं पाया जाता है भूमध्य रेखीय क्षेत्रों में। क्यों? क्योंकि यहाँ पे कोरियालिस बल जो होता है न्यूनतम होता है, कोरियालिस बल बहुत कम होता है। जैसे जैसे आप विषुवत रेखा से ध्रुवों की ओर जाएंगे, इधर साइड बढ़ेंगे, तो इधर कोरियालिस बल में वृद्धि होने लगती है, ठीक है। तो इसकी वजह से आपका भूमध्य रेखीय क्षेत्र में उष्णकटिबंधीय चक्रवात नहीं पाया जाएगा। ओके, कोरियालिस बल की वजह से हवाओं की दिशा में विक्षेप होता है, यानी कि हवाओं की दिशा घूम जाती है, मुड़ जाती है। तो इसकी वजह से चक्रवात उत्पन्न होने के लिए काफ़ी बेहतर, मतलब एक महत्वपूर्ण कारक होता है ये कोरियालिस बल। कोरियालिस बल अगर नहीं होगा तो चक्रवात की उत्पत्ति नहीं होगी। कोरियालिस बल के लिए, चक्रवात के लिए कोरियालिस बल का होना अनिवार्य है, ठीक है। लेकिन ये विषुवत रेखा पर कोरियालिस बल नहीं पाया जाता है। आप लोग को पता होगा कि विषुवत रेखा पर कोरियालिस बल नहीं पाया जाता है। जैसे जैसे आप विषुवत रेखा से ध्रुव की ओर जाएंगे तो कोरियालिस बल में वृद्धि, यानी कि आप कह सकते हैं कि विषुवत रेखा पर कोरियालिस बल 0 और ध्रुवों की ओर अधिकतम पाया जाता है कोरियालिस बल, ठीक है। चलिए तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए। अगला देखिए, निम्नलिखित में चर्चा रहे भौगोलिक संकेतक उत्पादों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यानी कि सभी जीआई टैग्स दिए गए हैं। अब इनकी क्या विशेषता है? तो लिरनाई पॉटरी, ये जो है मेघालय की काली मिट्टी से बने बर्तन हैं जिनको अभी जीआई टैग दिया गया। बोडो थोरका, जापी, सारथेबारी धातु शिल्प, ये सभी असम से संबंधित है और इन्हें जीआई टैग मिला है। बोडो थोरका की बात करें तो ये असम का एक संगीत वाद्य यंत्र है बोडो थोरका। जापी की बात करें तो बांस और पत्तियों से निर्मित एक टोपी है। और सारथेबारी जो है धातु शिल्प, ये पीतल और बेल के धातु का उत्तम धातु कर्म है। तो चारों ही सुमेलित हैं, चारों ही सही। तो आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, ओके। अगला है निम्नलिखित पर विचार कीजिए। उपरोक्त में से कितने शीतोष्ण घास मैदान के उदाहरण हैं? ठीक है, शीतोष्ण घास मैदान के कौन कौन से उदाहरण हैं ऊपर में बताए? लानोस, डाउन्स, वेल्ड, गुस्टाव। शीतोष्ण घास की बात करें तो शीतोष्ण घास, ये जो घास होती है वो छोटी होती हैं और काफ़ी कोमल होती हैं, जानवरों के लिए काफ़ी अच्छा होता है। जानवर जो है ज़्यादातर जो आप लोग देखे होंगे, जो बकरी, गाय, भैंस होते हैं, काफ़ी मुलायम घास खाना पसंद करते हैं, ठीक है। आप लोग जानते होंगे कि खेत, जिनके यहाँ खेत होगा, किसी परिवार से बिलोंग करते होंगे तो उनको पता होगा कि गाँव में जब गेहूँ की खेती की जाती है, स्टार्टिंग में जब गेहूँ नया नया उगता है छोटा छोटा, तो उस समय नीलगाय बहुत ज़्यादा आते हैं खेतों में। तो किसान जो है अपने खेतों की रखवाली करने के लिए रात भर खेतों में ही रहते हैं, देखने के लिए कि हमारा नीलगाय जो है चर ना जाए पूरा। जब जैसे ये गेहूँ बड़ा हो जाता है थोड़ा, तो इसकी जो पत्तियाँ होती हैं थोड़ी कड़ी हो जाती हैं। स्टार्टिंग में जब ये उगती है तो काफ़ी नरम होते हैं, तो वो जानवरों को काफ़ी पसंद आता है। तो ज़्यादातर जो नीलगाय होते हैं ना, वो चले आते हैं भंडारा करने के, चलो भाई खेतों में चलो, नरम नरम घास है, ठीक है। तो यहाँ पे भी शीतोष्ण घास के मैदान में भी जो है यहाँ पे काफ़ी मुलायम घास होती है, छोटी होती है, तो जानवरों के लिए काफ़ी पसंदीदा होती है ये। और इसके उदाहरण की बात करें तो आपका इसके अंतर्गत आएगा वेल्ड, डाउन्स, पुस्टाज। इसके अलावा स्टेपीज, प्रेयरी, पंपाज, ये सभी जो है शीतोष्ण घास मैदान के उदाहरण हैं। लानोज नहीं, लानोज जो है उष्णकटिबंधीय घास का उदाहरण है, ठीक है। तो आपका आंसर हो जाएगा केवल 3, ओके। कौन कौन सा? वेस्ट, डाउन्स, पुस्टाज। चलिए अगला देखिए, दक्षिण अमेरिका के निम्नलिखित में से कौन सा देश स्थल रोध है, लैंड लॉक्ड है? तो दक्षिण अमेरिका में आप मैप लेके बैठा करिए, ठीक है। अब देखिए स्थल रुद्ध कौन कौन से हैं, लैंड लॉक्ड कौन कौन से हैं? तो आपका बोलीविया और पराग्वे है। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 2 और 4, ओके। चलिए अगला देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा यूरोप के देशों का पश्चिम से पूर्व की ओर सही अनुक्रम है? तो पश्चिम से पूर्व की ओर सही अनुक्रम कौन सा होगा? तो आपका स्विट्जरलैंड, ऑस्ट्रिया, हंगरी, रोमानिया, ठीक है। सबसे पश्चिम में स्विट्जरलैंड, फिर इसके पूर्व में ऑस्ट्रिया, फिर इसके पूर्व में ऑस्ट्रिया के पूर्व में हंगरी, हंगरी के पूर्व में रोमानिया। चलिए अगला देखिए, यह मुख्यतः उष्णकटिबंधीय फसल है। इसके लिए 21 डिग्री से 27 डिग्री सेल्सियस वार्षिक तापमान आवश्यक है। 20 डिग्री सेल्सियस से कम तापमान इसके लिए
अवरुद्ध कर देता है, इसके विकास को अवरुद्ध कर देता है। यानी कि अगर 20 डिग्री सेंटीग्रेड से अधिक तापमान होता है तो इसका जो है विकास रुक जाता है। ठीक है, पाला इसकी कृषि के लिए अत्यंत हानिकारक है। यानी कि पाला अगर होगा तो ये फसल जो है खराब हो जाएगा। ठीक है, इसके लिए 75 से 120 सेंटीमीटर वार्षिक वर्षा आवश्यक है। तो बताइए किस प्रकार की फसल से संबंधित है, किस फसल से संबंधित है। ठीक, गन्ना के लिए है। ठीक है, गन्ना के लिए जो है 21 से 27 डिग्री सेंटीग्रेड का तापमान होना ज़रूरी है। यह मुख्यतः उष्णकटिबंधीय फसल है। वैसे तो उपोष्णकटिबंधीय फसल भी है, लेकिन मुख्यतः उष्णकटिबंधीय है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। कभी कभी स्टेटमेंट में दे देता है उष्णकटिबंधीय और उपोष्ण दोनों है, तो उस स्टेटमेंट को गलत मत मानिएगा। ठीक है, दोनों आपको वो स्टेटमेंट सही रहेगा, लेकिन मुख्यतः ये उष्णकटिबंधीय फसल है, ये ध्यान रखिएगा। और इसके लिए 20 डिग्री सेंटीग्रेड से कम तापमान इसके लिए अवरुद्ध कर देता है। ठीक है, यानी कि 20 डिग्री सेंटीग्रेड से अधिक तापमान होना चाहिए, उससे कम होगा तो इस गन्ना की अच्छी उत्पादन नहीं होगी। और इसके साथ ही पाला इसके लिए जो है हानिकारक होता है। वर्षा जो है 75 से 120 सेंटीमीटर वार्षिक वर्षा होना आवश्यक होता है गन्ने की फसल के लिए। ठीक है, चलिए एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनियों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो ये दिया है कि ये बैंकिंग विनियमन अधिनियम 1949 के तहत विनियमित होने वाली विशिष्ट वित्तीय संस्थाएं हैं। दूसरा है ये किसी बैंक के अशुद्ध ऋण को खरीद कर उन ऋणों या संबद्ध प्रतिभूतियों की वसूली का प्रयास करती है। तो बताएं कौन सा कथन सही है। तो दोस्तों पहला जो कथन दिया है कि एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनियां जो है बैंकिंग विनियमन अधिनियम 1949 के तहत विनियमित होते हैं, तो आपका पहला स्टेटमेंट गलत है। ये जो है वित्तीय आस्तियों के प्रतिभूतिकरण और पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम 2002, इतना बड़ा अधिनियम का नाम है कि मैं सिर्फ बोल सकती हूँ। एक बार मैं फिर से बोल देती हूँ, वित्तीय आस्तियों के प्रतिभूतिकरण और पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम 2002 के तहत ये विनियमित होता है। तो आपका पहला स्टेटमेंट गलत है, दूसरा सही। तो आंसर हो जाएगा केवल 2। आज का ये वाला टेस्ट पेपर बहुत ईजी है ना, मतलब इसमें बहुत डिटेल में समझाने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, अगर आप लोगों ने पहला वाला वीडियो नहीं देखा तो ज़रूर देखिएगा, उसमें बहुत कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है, आपको समझ में आएगा कि किस तरह से आपको पढ़ना है। ओके, चलिए सागर का नाम दिया है संलग्न देश। इन सागरों से कौन कौन से देश संलग्न हैं, मतलब ये बताने के कौन सा सुमेलित है। तो कैस्पियन सागर से क्या उज्बेकिस्तान संलग्न है? कैस्पियन सागर से उज्बेकिस्तान अपनी सीमा साझा करता है? नहीं। कैस्पियन सागर से संलग्न देशों के नाम बताएं। तो क से कैस्पियन, क से कजाकिस्तान। ठीक है, ऐसे ध्यान रखिएगा, क से कैस्पियन, क से कजाकिस्तान। तो कजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, अजरबैजान, रूस, ईरान, ये सभी जो है कैस्पियन सागर से संलग्न देश हैं, लेकिन उज्बेकिस्तान नहीं है। भारतीय सागर से क्या बेलारूस संलग्न देश है? नहीं ना। भारतीय सागर से कौन कौन से देश अपनी सीमा साझा करते हैं? तो डेनमार्क, जनवरी बोल रही हूँ मैं, डेनमार्क, जर्मनी, पोलैंड, लिथुआनिया, लातविया, एस्टोनिया, फिनलैंड, स्वीडन, रूस। ठीक है, बेलारूस नहीं है, तो दूसरा गलत हो गया। एड्रियाटिक सागर से क्या सर्बिया संलग्न है? सर्बिया क्या अपना सीमा एड्रियाटिक सागर से साझा करती है या उसकी संलग्न है? नहीं। एड्रियाटिक सागर से बताएं, एड्रियाटिक सागर से संलग्न देशों के नाम। तो इटली, क्रोएशिया, बोस्निया हर्जेगोविना, मोंटेनेग्रो, अल्बानिया, स्लोवाकिया है। ठीक है, लेकिन सर्बिया नहीं है। काला सागर से यूक्रेन अपना सीमा साझा करता है। ठीक है, काला सागर से संलग्न है यूक्रेन। और इसके अलावा कौन कौन से हैं? तो यूक्रेन, रसिया, जॉर्जिया, टर्की, बुल्गारिया, रोमानिया चौथा होगा। तो केवल एक आपका सही सुमेलित है। अगला देखिए, कटिंगा नामक झाड़ियाँ निम्नलिखित में से किस वन की विशेषता है? तो कटिंगा नामक झाड़ियाँ जो है ये उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन का उदाहरण है। ठीक है, देखिए दोस्तों, जब भी आप पढ़ें ज्योग्राफी तो किस प्रकार की वन में किस तरह की पौधे पाए जाते हैं उनका नाम रट लीजिएगा, किस तरह के जानवर पाए जाते हैं, ये एग्जाम में पूछता है, यूपीएससी का फेवरेट क्वेश्चन है। ठीक है, चलिए अगला देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र लौह अयस्क उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है? तो दक्षिण अफ्रीका का ट्रांसवाल, फ्रांस का नारीमंडी, ऑस्ट्रेलिया का पीलवारा, ये तीनों जो है लौह अयस्क उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। तो आपका आंसर होगा 1, 2 और 3। कट्टंगा जायरे ये जो है ना दोस्तों, ये तांबा के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, चलिए अगला देखिए, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए।
पहला कथन है वायुमंडल लघु तरंग सौरिक विकिरण के लिए पारदर्शी होता है। दूसरा, अवरक्त किरणें सौरिक स्पेक्ट्रम की समस्त ऊर्जा के आधे का प्रतिनिधित्व करती है। तीसरा, वायुमंडल का गर्म और ठंडा होना केवल संवहनी प्रक्रिया द्वारा होती है। चौथा, जलवाष्प धरातल और निचले वायुमंडल को गर्म करने में सहायक है। तो बताएं कि कौन सा कथन सही होगा। इस तरह का क्वेश्चन हमने स्टार्टिंग में सॉल्व कराया है इसके पहले वाले टेस्ट पेपर में, पार्ट ए में। बताएं। तो दोस्तों, पहला जो दिया है कि हमने आपको बताया कि सूर्य की किरणें जब पृथ्वी पे आती हैं तो ये लघु तरंग के रूप में आती हैं। तो लघु तरंग के लिए ये जो वायुमंडली होती हैं पारदर्शी का काम करती हैं, यानी कि ये वायुमंडलीय जो वायुमंडल है इस सूर्य की किरणों को रोकती नहीं है आने से, सीधे ये आसानी से ये चले आते हैं। लेकिन जब यही सूर्य की किरणें गर्म होकर के धरातल को गर्म करती हैं और हीट जो इससे निकलती है, तो ये हीट जो निकलती है दीर्घ तरंग के रूप में निकलती है। तो वायुमंडल जो है इसके लिए अपारदर्शी का काम करती है, ठीक है। यानी कि ये हीट जो है वायुमंडल से बाहर नहीं जा पाता है और इसी वजह से हमारे एनवायरनमेंट का तापमान बढ़ जाता है, ठीक है। इसी से हमारे वायुमंडल का ताप निर्धारित होता है। ये हमने आपको लास्ट सेशन में बताया था। आपका पहला स्टेटमेंट सही है। दूसरा दिया है कि अवरक्त किरणें सौरिक स्पेक्ट्रम की समस्त ऊर्जा के आधे का प्रतिनिधित्व करती हैं, तो दूसरा स्टेटमेंट सही है। तीसरा दिया है कि वायुमंडल का गर्म और ठंडा होना केवल संवहन प्रक्रिया द्वारा होता है, तो नहीं, चालन और विकिरण द्वारा भी होता है, ठीक है। केवल संवहन क्रिया द्वारा ही नहीं वायुमंडल का तापमान गर्म होता है, ठीक है। या वायुमंडल ठंडा और गर्म सिर्फ संवहन प्रक्रिया द्वारा नहीं होता, चालन, विकिरण और भी बहुत सारी प्रक्रियाएँ होती हैं और सूर्य तक भी होता है, ठीक है। तो आपका तीसरा गलत है। चौथा दिया कि जलवायु धरातल और निचले वायुमंडल को गर्म करने में सहायक होती है, तो चौथा स्टेटमेंट आपका सही है। तो आंसर क्या होगा? 1, 2 और 4। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। हाल ही में माउंट रुआंग ज्वालामुखी अपने विस्फोट और आसमान में 1 मील ऊपर तक फैले राख के बादल के कारण चर्चा में रहा। यह ज्वालामुखी किस देश में अवस्थित है? यानी कि माउंट रुआंग ज्वालामुखी किस देश में अवस्थित है? तो ये इंडोनेशिया में अवस्थित है, ठीक है। तो आंसर होगा आपका ऑप्शन ए। अगला देखिए, निम्नलिखित पर विचार कीजिए। उपरोक्त में से कितने हिमनद के अपरदनात्मक स्थल रूप हैं? ठीक है, हिमनद के अपरदनात्मक। अब मुझे आप लोग कमेंट में ये बताइएगा कि अपरदन और निक्षेपण में क्या अंतर होता है, ठीक है। हिमनद के निक्षेपण के कारण भी कुछ स्थलाकृतियों का निर्माण होता है और हिमनद के अपरदन के कारण भी कुछ स्थलाकृतियों का निर्माण होता है, लेकिन इसमें पूछा है अपरदन के कारण, ठीक है। तो अपरदन के कारण किस तरह के स्थल रूप बनते हैं? तो आपका केवल नुनाटक बनता है, ठीक है। हिमनद के अपरदन के कारण केवल नुनाटक बनता है, तो आंसर हो जाएगा केवल एक। और ड्रमलीन, कटील और एस्कर ये जो है हिमनद के निक्षेपण के कारण बनते हैं, इस तरह की आकृति, निक्षेपण या निक्षेप जनित, ठीक है। चलिए, तो आंसर होगा केवल एक। मैंने इससे रिलेटेड आपको कॉन्सेप्ट मतलब बताया था कि ये स्थलाकृतियाँ किन किन कारणों से कैसे कैसे बनते हैं, ठीक है। तो पार्ट ए देखिएगा हमारी वीडियो। चलिए अगला देखिए। निम्नलिखित पर विचार कीजिए। सापेक्ष आर्द्रता का कम होना, वायु का गर्म होना, वायु का चलना, संघनन का होना। अब क्वेश्चन पूछा है वायु में कितनी वृष्टि के लिए अनुकूल दशाएं, तो वृष्टि के लिए कौन कौन सी अनुकूल दशाएं होनी चाहिए? तो सापेक्ष आर्द्रता का कम नहीं, सापेक्ष आर्द्रता का अधिक होना ज़रूरी है वृष्टि के लिए, तो आपका पहला गलत हो गया। वायु का गर्म होना नहीं, वायु का ठंडा होना वृष्टि के लिए अनुकूल दशा है, ओके। इसके साथ वायु का चलना और संघनन का होना, ये दोनों वृष्टि के लिए अनुकूल दशा है, तो आंसर हो जाएगा केवल 2, ओके। अगला देखिए, महासागरीय धाराओं के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ध्रुवीय क्षेत्रों से प्रवाहित ठंडी धाराएं मछलियों की वृद्धि में सहायक होती हैं। दूसरा, हिंद महासागर की धाराओं पर मानसूनी पवनों का प्रभाव न्यूनतम होता है। तीसरा, ओएससीओ की गर्म जलधारा बेरिंग जलडमरू मध्य से होकर प्रवाहित होती है। तो बताना है कितने कथन सही हैं, बताएं कितने कथन सही हैं। तो दोस्तों, महासागरीय धाराओं के संदर्भ में ये 3 कथन दिए हुए हैं, ठीक है। पहला जो दिया है कि ध्रुवीय क्षेत्रों से जो ठंडी धाराएं प्रभावित होती हैं ये मछलियों की वृद्धि में सहायक होती है, तो आपका पहला सही है कि ध्रुवीय क्षेत्रों से जो ठंडी धाराएं प्रभावित होती हैं मछलियों की वृद्धि के लिए
अच्छी होती हैं, मछलियों के लिए अनुकूल होती हैं, ठीक है। तो पहला स्टेटमेंट सही है। दूसरा दिया हिंद महासागर की धाराओं पर मानसूनी पवनों का प्रभाव न्यूनतम होता है, तो नहीं, हिंद महासागर की धाराओं पर मानसूनी पवनों का प्रभाव अधिकतम होता है, न्यूनतम नहीं होता है। मानसूनी पवनों का प्रभाव बहुत ज़्यादा पड़ता है हिंद महासागर की धाराओं पर, ठीक है, अधिकतम। तो दूसरा गलत हो गया। ओयाशियो की गर्म जलधारा, तो दोस्तों ओयाशियो जो है गर्म जलधारा नहीं है, ओयाशियो एक ठंडी जलधारा है, ठीक है। तो तीसरा गलत हो गया, तो बचा केवल एक, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, ओके। अगला देखिए, निम्नलिखित पर विचार कीजिए। उपरोक्त में से कितने द्वीप मेलानेशिया समूह के अंतर्गत शामिल है? मेलानेशिया समूह के अंतर्गत कौन कौन से द्वीप आएंगे बताएं? तो मेलानेशिया के अंतर्गत आपका सोलोमन आएगा, फिजी आएगा, ठीक है, दो आएंगे। कुक जो है मेलानेशिया समूह के अंतर्गत नहीं आता है ये द्वीप, बल्कि ये पोलिनेशिया के अंतर्गत आएगा, ठीक है, ये पोलिनेशिया के अंतर्गत आएगा। और गिलबर्ट जो है, गिलबर्ट आपका माइक्रोनेशिया के अंतर्गत आएगा, माइक्रोनेशिया के अंतर्गत। तो आपका आंसर होगा केवल दो, ठीक है। मेलानेशिया के अंतर्गत सोलोमन और फिजी आएगा, इसके साथ आपका न्यू हाइब्राइड्स आएगा और फिजी, ठीक है। तीन आते हैं मेलानेशिया समूह के अंतर्गत, तीन द्वीप, सोलोमन, न्यू हेब्राइड्स और फिजी द्वीप। चलिए अगला देखिए, क्लाइमेट प्रॉमिस इनिशिएटिव 2025 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ये संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम की पहल है। ये ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन को कम करने संबंधी निजी क्षेत्र की परियोजनाओं के लिए निवेश को प्रोत्साहित करता है। तीसरा, इसका लक्ष्य देशों के राष्ट्रीय स्तर पर निर्धारित योगदानों को पेरिस समझौते के अनुरूप रखना है। तो बताना है कि कौन सा कथन सही है। तो दोस्तों क्लाइमेट प्रॉमिस इनिशिएटिव 2025 जो है ये संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम का पहल है, न कि संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम का। ये किसकी पहल है? संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम का पहल है। तो पहला गलत हो गया। और ये ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन से संबंधित नहीं है, जलवायु कार्यवाही से संबंधित एक पहल है, ठीक है। तीसरा सही है, तो आंसर क्या हो जाएगा आपका? केवल 3, ठीक है। और उदाहरण दिया है, विशेषता और प्रभाव दिया हुआ है, ठीक है। अनुकूलतम जनसंख्या में इसकी विशेषता है जनसंख्या संसाधन में संतुलन की दशा देखने को मिलेगी। और पूर्ण रोजगार एवं दीर्घ जीवन प्रत्याशा, यहाँ पे इसका प्रभाव देखने को मिलेगा। अति जनसंख्या में जनसंख्या की तुलना में संसाधनों का कम विकास देखने को मिलेगा। जहाँ पे जनसंख्या ज़्यादा होगी वहाँ पे संसाधनों का कम विकास देखने को मिलेगा और श्रम की मांग में कमी देखने को मिलेगी। तो पहला, दूसरा और तीसरा भी आपका सही है। अल्प जनसंख्या में संसाधनों के पूर्ण उपयोग का अभाव देखने को मिलेगा, क्योंकि जहाँ पे जनसंख्या कम होगी और संसाधन पर्याप्त मात्रा में है तो यहाँ पे संसाधनों का उपयोग ज़्यादा नहीं हो पाता है, ठीक है। और बृहद जनसंख्या के पोषण में समर्थ देखने को मिलेगा। तो तीनों सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। निम्नलिखित योजनाओं पर विचार कीजिए। प्रधान प्रदेश उत्पादित फसलें, ठीक है। इन प्रदेशों में किस तरह की फसलें उत्पादित होंगी? तो उत्तर दक्षिण पूर्वी एशियाई मुख्य भूमि में आपको चावल, केला, चाय और लीची का उत्पादन ज़्यादा देखने को मिलेगा। तो पहला आपका सही है। काकेशस शेष में आपको सेब और बेर की फसलें उत्पादन, मतलब इन तरह की सेब और फसलों बेर का उत्पादन आपको ज़्यादा देखने को मिलेगा काकेशस क्षेत्र में, ठीक है। दूसरा सही है। अबिसिनिया और पूर्वी अफ्रीका उच्च भूमि में आपको चावल, तिलहन, कपास और बाजरा का उत्पादन अच्छा खासा देखने को मिलेगा। तो तीसरा भी सही है। मध्य अमेरिकी प्रदेश में मक्का, कपास, टमाटर इन सभी फसलों के उत्पादन के लिए यहाँ पे अनुकूल दशाएं होती हैं। तो ये चारों ही आपका सही है, तो आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी, ओके। चलिए अगला देखिए, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है कथन एक, उत्तरी व दक्षिणी अमेरिका के पूर्वी तट की अपेक्षा पश्चिमी तट पर जो है ढाल तीव्र है। कथन दूसरा, विवर्तन के तनाव वाले क्षेत्रों में महाद्वीपीय मग्न तट ढाल तीव्र होता है। कथन तीसरा है, संसार के सबसे लंबे जलमग्न कैनियन बेरिंग सागर में पाए जाते हैं। तो बताना है कि कौन सा कथन सही है। तो दोस्तों आप लोगों ने देखा होगा कि उत्तर और दक्षिण अमेरिका के पूर्वी तट की अपेक्षा पश्चिमी तट, यानी कि जो रॉकी और एंडीज पर्वतमाला है, तो उसके पश्चिमी तट पे आप देखेंगे तो ढाल तीव्र देखने को मिलेगा। ऐसा क्यों? क्योंकि यहाँ पे विवर्तन के तनाव वाले क्षेत्र आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। यहाँ पे जो है महाद्वीपीय मग्न तट ढाल तीव्र होता है इस वजह से।
तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? और संसार के सबसे लंबे जलमग्न जो है आपको केनियन बेरिंग सागर में देखने को मिलेगा। तो आपका आंसर होगा ऑप्शन बी। कथन 2 कथन 3 दोनों सही हैं, किंतु उनमें से केवल एक कथन एक ही व्याख्या करता है, ठीक है। यानी आपका कथन 2 जो है कथन 1 की व्याख्या करता है, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। अगला देखिए, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है ऊंचाई में वृद्धि के साथ जलवाष्प की मात्रा में वृद्धि होती है। दूसरा दिया है विषुवत रेखा से ध्रुवों की ओर जाने पर जलवाष्प की मात्रा में कमी आती है। तीसरा है जलवाष्प दीर्घ विकिरण तरंगों को अवशोषित कर ग्रीन हाउस प्रभाव उत्पन्न करती है, ठीक है। तो देखिए दोस्तों, ऊंचाई में वृद्धि के साथ जलवाष्प की मात्रा में वृद्धि नहीं होती है बल्कि कमी आती है, ठीक है। तो आपका पहला स्टेटमेंट गलत हो गया, क्योंकि आपको पता होगा ऊंचाई के साथ तापमान में कमी आती है, तो इस वजह से जलवाष्प की मात्रा में ऊंचाई में वृद्धि के साथ कमी आएगी, ठीक है। दूसरा स्टेटमेंट आपका सही कि जैसे जैसे आप विषुवत से ध्रुवों की ओर जाएंगे जलवाष्प की मात्रा में कमी दिखने को मिलेगी। क्यों? क्योंकि आपको पता है कि यहाँ पे सूर्य है, अब सूर्य की किरणें इधर तिरछी पड़ती हैं इस साइड ध्रुवों की ओर, ठीक है। बहुत कम मात्रा में सूर्य तक मिल पाता है ध्रुवों की ओर, इस वजह से यहाँ पे जलवाष्प जैसे जैसे आप विषुवत से ध्रुवों की ओर जाएंगे तो जलवाष्प की मात्रा में आपको कमी देखने को मिलेगी, ठीक है। तो दूसरा सही है। तीसरा दिया जलवाष्प दीर्घ विकिरण तरंगों को अवशोषित कर ग्रीन हाउस प्रभाव उत्पन्न करती है। तो आपको पता होगा कि हमारा जो वायुमंडल है वो ये जो वायुमंडल है जलवाष्प को बाहर यानी वायुमंडल से बाहर नहीं जाने देती है, एक तरह से ये इसको रोकने का कार्य करती है हमारी वायुमंडल, क्योंकि ये जो जलवाष्प है एक दीर्घ विकिरण के रूप में होती है, दीर्घ तरंग के रूप में होती है। तो इस वजह से एक कहीं ना कहीं जलवाष्प जो है ये ग्रीन हाउस गैस का प्रभाव दिखाती है, ठीक है, यानी ग्रीन हाउस गैस इफेक्ट दिखाती है। तो आपका तीसरा भी सही है, तो आंसर क्या हो जाएगा? 2 और 3, ठीक है। चलिए अगला देखिए, हाल ही में समाचारों में रहा कल्ला कडल निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? कल्ला कडल किससे संबंधित है दोस्तों? कल्ला कडल जो है ये तटीय बाढ़ को कल्ला कडल कहा जाता है, ठीक है। ये मलयालम भाषा है कल्ला कडल, ठीक है, मलयालम भाषा है। मलयालम भाषा में तटीय बाढ़ को कल्ला कडल कहा जाता है, ठीक है। तो आपका आंसर होगा ऑप्शन बी। चलिए अगला देखिए, निम्नलिखित पर विचार कीजिए। उपरोक्त में से कितनी गर्म जलधाराएं, तो ये आपको याद होना चाहिए कितनी गर्म जलधाराएं हैं, कौन सी ठंडी जलधारा है, कौन सी गर्म जलधारा है, कौन सी गर्म पवने हैं, कौन सी ठंडी पवने हैं, आपको याद होनी चाहिए, ठीक है। मैप में देखने के साथ साथ आप याद करिए तो आपको अच्छे से याद हो जाएगा, आसानी से याद हो जाएगा। तो गर्म जलधाराएं कौन कौन सी हैं? तो आपका नॉर्वे, इर्मिंगर और फ्लोरिडा ये तीनों गर्म जलधाराएं हैं, और किनारी जलधारा ये आपकी ठंडी जलधारा है, ठीक है। तो आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी, केवल 3। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है भारत में सेब की बागवानी पर्वतीय ढलानों के निचले भाग में नहीं की जाती है, ओके। दूसरा कथन है तापीय प्रतिलोपन के कारण ढाल के निचले भाग के वृक्ष तुषार से प्रभावित हो जाते हैं। तो बताना है कि कौन सा कथन सही है। तो दोस्तों आप देखेंगे भारत में जो सेब की खेती की जाती है वो पर्वतीय ढालों के निचले भाग में नहीं की जाती है। क्यों? क्योंकि पर्वतीय जो ढाल होती है ये वाली पोर्शन जो यहाँ पे जो है वायु ठंडी होकर के नीचे बैठती है, जब ठंडी होकर के नीचे बैठती है तो यहाँ पे पाला बन जाता है, यानी कि काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे ठंड होती है। एक तरह से क्या है कि यहाँ का तापमान बहुत ज़्यादा कम होता है, ठीक है, और बहुत ज़्यादा तापमान कम होने की वजह से सेब जो है सेब के उत्पादन के लिए ये अच्छा नहीं होता है। आप देखेंगे पर्वतीय ढालों पे यहाँ पे होटल्स वगैरह ज़्यादा देखने को मिलेंगे, क्योंकि ये कहीं ना कहीं बहुत आनंददायक होता है, लेकिन सेब के उत्पादन के लिए अच्छा नहीं होता है, ठीक है, सेब की बागवानी के लिए अच्छा नहीं होता है। क्यों ऐसा क्यों होता है? तापीय प्रतिलोपन के कारण, ठीक है। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए। अगला देखिए, अपवाह तंत्र के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है जालीनुमा अपवाह तंत्र वलित संरचना पर विकसित होता है। दूसरा द्रुमाकृतिक अपवाह तंत्र अनुक्रमित नदियों से बनता है। तीसरा छोटा नागपुर के अधिकांश क्षेत्रों में समानांतर अपवाह तंत्र का विकास हुआ है। तो दोस्तों आपका पहला और दूसरा स्टेटमेंट सही है, लेकिन तीसरा नहीं सही है, तो आपका आंसर होगा केवल 1 और 2, ठीक है, ऑप्शन ए। अगला देखिए, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए।
रिया तट का निर्माण हिमानीकृत उच्च भूमि के अंशतः धसाव से होता है। ठीक है, रिया तट का निर्माण कैसे हुआ है? हिमानीकृत उच्च भूमि के अंशतः धसाव से। और दूसरा दिया है नॉर्वे के तट का निर्माण नदियों द्वारा अपरदित उच्च भूमि के धसाव से। अब बताने कि कौन सा कथन सही है। तो दोस्तों रिया तट का निर्माण कैसे हुआ है? रिया तट का निर्माण जो है नदियों द्वारा अपरदित उच्च भूमि के धसाव से हुआ है। ठीक है, तो आपका पहला गलत है। दूसरा दिया है कि नॉर्वे के तट का निर्माण, नॉर्वे के तट का निर्माण कैसे हुआ है? तो आप देखेंगे इसमें जो दिया है कि हिमानीकृत उच्च भूमि के अंशतः धसाव, तो हिमानीकृत उच्च भूमि के अंशतः धसाव से फियर्ड तट का निर्माण हुआ है। तो दोनों ही स्टेटमेंट सही नहीं है, तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, ना तो ये और ना ही तो। ठीक है, अगला देखिए, मोटे अनाज के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसमें पहला दिया है कि इसमें ग्लाइसेमिक सूचकांक निम्न होता है। दूसरा, इसमें कार्बन डाइऑक्साइड को अवशोषित करने की उच्च क्षमता होती है। तीसरा, लाइपेज की अनुपस्थिति के कारण इसकी शेल्फ लाइफ कम होती है। तो बताएं कितने कथन सही हैं। तो दोस्तों जैसे कि आपको पता होगा कि मोटे अनाज को सुपर फूड कहते हैं, और हम लोग सुपर फूड खाने की बजाय हम लोग जंक फूड खाते हैं, क्योंकि हमें टेस्ट में बहुत अच्छा लगता है और वो हमारे हेल्थ के लिए अच्छा नहीं होता है, इसलिए हम लोग जंक फूड खाते हैं, सुपर फूड नहीं खाते, क्योंकि भाई वो टेस्ट में तो इतना अच्छा नहीं होता, इतना स्पाइसी नहीं होता, लेकिन हमारे सेहत के लिए अच्छा होता है। हम लोग अपनी सेहत के बारे में क्यों सोचें, हमें सेहत के बारे में तो सोचना ही नहीं है। अगर हम अच्छी चीज़ें खाएंगे तो हमारी बॉडी अच्छे से काम करेगी, हमें अच्छी एनर्जी मिलेगी, लेकिन हम तो ये अच्छी चीज़ें चाहते ही नहीं, हम अच्छी चीज़ें पसंद ही नहीं करते, है ना। खैर आते हैं अपने पॉइंट पर, क्वेश्चन पर। मोटे अनाज जिसे सुपर फूड कहा जाता है, ग्लाइसेमिक सूचकांक इसमें निम्न होता है। ग्लाइसेमिक क्या होता है? ग्लाइसेमिक सूचकांक, हम लोग जब किसी चीज़ को खाते हैं तो कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिसके खाने से हमारा ब्लड में शुगर बढ़ जाता है, कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिसके खाने से हमारे ब्लड में शुगर नहीं बढ़ता है, यानी नॉर्मल रहता है या कम हो जाता है। तो मोटे अनाज को जब हम खाते हैं तो इससे हमारा ग्लाइसेमिक सूचकांक निम्न ही रहता है, यानी कि इससे हमारे ब्लड में शुगर नहीं बढ़ता है। ठीक है, तो आपका पहला स्टेटमेंट सही है। इसमें कार्बन डाइऑक्साइड को अवशोषित करने की उच्च क्षमता होती है, तो बिल्कुल दूसरा स्टेटमेंट सही है। लेकिन इसमें दिया लाइपेज की अनुपस्थिति। लाइपेज क्या होता है? लाइपेज एक सक्रिय एंजाइम है। ठीक है, और लाइपेज जो है मोटे अनाजों में उपस्थित होता है, ना कि अनुपस्थित। इसमें दिया अनुपस्थित। लाइपेज मोटे अनाजों में पाया जाता है, तो आपका तीसरा स्टेटमेंट गलत हो जाता है, और इसी लाइपेज की उपस्थिति के कारण इसकी शेल्फ लाइफ जो है कम हो जाती है। ठीक है, तो आंसर हो जाएगा केवल 2। अगला देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा विषुवतीय क्षेत्रों की अपेक्षा उत्तरी गोलार्ध के उपोष्ण कटिबंधीय क्षेत्रों में तापमान की अधिकता का प्रमुख कारण है? तो विषुवतीय क्षेत्रों की अपेक्षा उत्तरी गोलार्ध में उपोष्ण कटिबंधीय क्षेत्रों में तापमान अधिक क्यों पाया जाता है? वैसे तो उपोष्ण कटिबंधीय क्षेत्रों में तापमान कम होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे विषुवतीय क्षेत्रों की अपेक्षा यहाँ पे तापमान अधिक होता है। क्यों अधिक होता है? विषुवतीय क्षेत्रों की अपेक्षा उपोष्ण कटिबंधीय क्षेत्रों में कम बादल होते हैं, इस वजह से जब बादल कम होगा तो यहाँ पे आसानी से सूर्य की किरणें पहुँच जाती हैं, और सूर्य की किरणें आसानी से पहुँच जाने की वजह से यहाँ पे तापमान अपेक्षाकृत उपोष्ण कटिबंधीय क्षेत्रों में अधिक होता है। ठीक है, अगला देखिए, चक्रवाती वर्षा के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। आप लोगों ने संवहनी वर्षा देखा, चक्रवाती वर्षा से रिलेटेड क्वेश्चन देख लीजिए। पहला है, यह वर्षा मुख्यतः मध्य अक्षांशीय शीतोष्ण कटिबंधीय क्षेत्रों में होती है। दूसरा है, इसमें विपरीत स्वभाव की वायु राशियों के टकराने से भीषण तूफानी दशाएं उत्पन्न होती हैं। तो दोस्तों दोनों ही स्टेटमेंट आपके चक्रवाती वर्षा के संदर्भ में सही है। ठीक है, ये जो वर्षा है मुख्यतः आपको देखने को मिलेगा उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में होती है चक्रवाती वर्षा, और शीतोष्ण कटिबंधीय क्षेत्रों में होती है। तो आपका पहला स्टेटमेंट सही है। उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में आपको ज़्यादातर संवहनी वर्षा देखने को मिलेगी, जैसे कि हमने आपको बताया था भूमध्यरेखीय क्षेत्रों में। ठीक है, दूसरा है इसमें विपरीत स्वभाव, यानी कि एक ठंडी वायु राशि और गर्म वायु राशि आके जब मिलती हैं, एक दूसरे से टकराती हैं, तो इसकी वजह से बहुत ज़्यादा वर्षा होती है, और बहुत तूफान, एक तरह से तूफानी दशाएं उत्पन्न हो जाती हैं। तो दोनों स्टेटमेंट सही है आपका चक्रवाती वर्षा के संदर्भ में। चलिए अगला देखिए, निम्नलिखित पर विचार कीजिए। उपरोक्त में से कौन सी चाय की कृषि के लिए आवश्यक दशाएं? चाय की कृषि के लिए किस तरह की दशाएं होनी चाहिए? तो एक तो अम्लीय मृदा का होना जरूरी है,
पर्वतीय ढाल वाली भूमि, ये तो सबको पता होगा कि चाय की खेती के लिए पर्वतीय ढालों पर ही जो है चाय की खेती की जाती है, जिसमें वहाँ पे वर्षा का पानी रुकता नहीं, वो बहते हुए नीचे की तरफ चला जाता है, तो इससे चाय की खेती अच्छी होती है। ठीक है, और सुवितरित वर्षा का होना ज़रूरी है, गर्म और आर्द्र जलवायु का होना ज़रूरी है। तो आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी। चीनी तुल्य जलवायु के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, यह जलवायु महाद्वीपों के पश्चिमी समुद्र तटीय भागों में 40 डिग्री से 65 डिग्री अक्षांशों के मध्य पाई जाती है। दूसरा, समुद्र से स्थल की ओर बहने वाली पछुआ पवन इस क्षेत्र की प्रमुख विशेषता है। बताना है कि कौन सा कथन सही है चीनी तुल्य जलवायु के संदर्भ में। तो दोस्तों, इसमें पहला स्टेटमेंट जो दिया है कि यह जलवायु महाद्वीपों के पश्चिमी समुद्री तटीय भागों में 40 डिग्री से 65 डिग्री अक्षांशों के मध्य पाई जाती है, तो नहीं, ये जो है 25 डिग्री से 45 डिग्री अक्षांशों के मध्य पाई जाती है, और पश्चिमी नहीं, महाद्वीपों के पश्चिमी तटों पर नहीं बल्कि पूर्वी समुद्र तटीय भागों पर। ठीक है, पूर्वी तटों पर देखने को मिलेगा चीनी तुल्य जलवायु का प्रभाव। महाद्वीपों के पूर्वी तट पर 25 डिग्री से 45 डिग्री अक्षांशों के मध्य जितने भी देश आएंगे, उन सभी देशों के पूर्वी तट पर चीनी तुल्य जलवायु का प्रभाव देखने को मिलेगा। तो पहला स्टेटमेंट गलत हो गया। दूसरा दिया है कि समुद्र से स्थल की ओर बहने वाली पछुआ पवन इस क्षेत्र की प्रमुख विशेषता है। तो ये जो है ना, ये जो विशेषता है, ये चीनी तुल्य जलवायु की विशेषता नहीं है, ये जो है यूरोपीय पश्चिमी यूरोपीय जलवायु की विशेषता है। ठीक है, तो दूसरा स्टेटमेंट भी गलत हो गया, तो आंसर होगा आपका ऑप्शन डी। ठीक है, दोनों ही सही नहीं है चीनी तुल्य जलवायु के संदर्भ में। लास्ट क्वेश्चन है, हाल ही में समाचारों में रहा मिशन ईशान निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो दोस्तों, इस क्वेश्चन का आंसर आपको देना है। ये लास्ट में मैंने ये क्वेश्चन आपके लिए छोड़ा है, इसके पहले भी एक क्वेश्चन मैंने आपके लिए छोड़ा है, तो दोनों देखते हैं कौन बता पाता है दोनों क्वेश्चन का आंसर। तो वीडियो अच्छी लगी तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। नेक्स्ट टेस्ट जो है दोस्तों, नेक्स्ट टेस्ट के लिए आप लोग तैयार रहिएगा। ठीक है, तो वो टेस्ट है आपका एनवायरनमेंट का है। ठीक है, तो पढ़ लीजिएगा एनवायरनमेंट, दृष्टि की बुक हो गई या फिर आप कौन सी बुक पढ़ते हो, और परीक्षा वाणी की बुक, दोनों ही बुक बहुत अच्छी है। और भी कोई बुक अगर आप पढ़ना चाहते हो पढ़ सकते हो। तो नेक्स्ट टेस्ट आपका एनवायरनमेंट का होगा, तो तैयार रहिएगा। ठीक है, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।